Hello students, a very warm good morning to all of you. Dear students, today we are going to discuss about collision theory which is a part of chemical kinetics. Students, इसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट के किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और कोलिजन थ्योरी हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें बताती हैं। बच्चे अगर हम बात करें कोलिजन थ्योरी एक्चुअली में ये बेस्ड है इसके ऊपर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर। आप 11th क्लास में पढ़कर आए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड विद दिस अगर हम बात करें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अगर आपको याद है ये कंसीडर करती है एटम्स को एज हार्ड स्फीयर, तो कोलिजन थ्योरी भी एटम्स को एज हार्ड स्फीयर कंसीडर करती है। मींस वी कंसीडर एटम्स टू बी हार्ड स्फीयर्स, कि जो एटम्स हैं वो हार्ड स्फीयर्स होते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट थिंग कोलिजन का मतलब हम यहाँ पर समझने वाले हैं बेटा, कोलिजन का मतलब होता है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना, ठीक है। हमें ये बात मालूम है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एटम्स या मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, रिएक्टेंट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो उनके जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड टूटकर फिर पुराने बॉन्ड टूटकर फिर नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तभी जाकर हम बोलते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इतनी बात हमें मालूम है। मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए ये जरूरी है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करें, आपस में टकराएं, आपस में क्या करें, कोलाइड करें, ठीक है। तो उसी को कोलिजन थ्योरी में एक टर्म से डिफाइन कर दिया गया है जिसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? बच्चे किसी भी रिएक्शन वेसल में देखिए हम यहाँ पर क्या कंसीडर करें, हमने कहा कि हमारे पास ये एक रिएक्शन वेसल है जिसकी वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, कितनी भी आप ले सकते हैं। हम बात करें कि एक यूनिट वॉल्यूम में यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेकेंड में इन 1 सेकेंड इन 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हुई, नंबर ऑफ कोलिजन्स occurring in a reaction vessel in 1 second in a unit volume is called collision frequency, ठीक है। तो collision frequency क्या हुई, it is number of collisions occurring in 1 second in a unit volume in any केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, इन एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही बात, कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चे। अगर मैं किसी नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है 10⁻25 टू 10⁻28। मीन्स एक सेकेंड में एक रिएक्शन वेसल के अंदर एक यूनिट वॉल्यूम में इतनी वॉल्यूम में इतने कोलिजन पॉसिबल हैं। आप ये मान लीजिए अगर ये सॉल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर इतने में इतने कोलिजन हो रहे हैं इनके बीच में, ठीक है ना, 25, 26, 27 10 की पावर, और पूरे रिएक्शन वेसल में तो आप मान लीजिए कि कितने ज़्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हाई है, दिस इज वेरी वेरी हाई, है ना, अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या बहुत ज़्यादा हाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। नहीं, जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करे प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करे प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड हुए और प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो गई। क्यों? क्योंकि कोलिजन ही इतने ज़्यादा हैं, ठीक है। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आपने रिएक्टेंट को डाला और प्रोडक्ट फॉर्म होगा, है ना, जैसे आपने पल के झपकी और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? क्या सभी रिएक्शन इतनी ज़्यादा फास्ट होती हैं? आप पाएंगे नहीं, सभी रिएक्शन तो इतनी फास्ट नहीं होती। कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होती है, इवन कुछ रिएक्शन तो कई साल लेती हैं होने में, कुछ कई महीने लेती हैं होने में। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज नॉट द सोल क्राइटेरिया टू डिसाइड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसीलिए एक सेकेंड टर्म इंट्रोड्यूस की गई जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन्स बेटा मॉलिक्यूल के टकराने से कुछ नहीं होता, है ना, मॉलिक्यूल्स के टकराने से कुछ नहीं होता। होगा कब, जब ये टकराने वाले मॉलिक्यूल एक दूसरे से
इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे से इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कोलिजन। मतलब व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन? इन कोलिजन्स में से जो कोलिजन प्रोडक्ट बनाते हैं उन कोलिजन्स को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स। मीन्स दोज कोलिजन्स which result into product formation is called effective collision। मीन्स कोलिजन हो रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन उनमें से कितने ऐसे कोलिजन्स हैं बच्चे जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। मीन्स ये चीज़ हमें डिसाइड करके देगी कि रिएक्शन में उसकी जो रेट है वो कितनी होगी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन जितने ज़्यादा होंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। और ऐसे इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए या प्रोडक्ट बनने के लिए हमारे पास दो बैरियर आते हैं, ठीक है ना? बैरियर ड्यूरिंग द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, barrier during the product formation, and what are these barriers? First one is energy barrier, and second one is orientation barrier। orientation barrier means बैरियर का मतलब तो हमें मालूम है कि प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, मीन क्या क्या बैरियर्स हैं जो हमें क्रॉस करने पड़ेंगे, ठीक है? देखिए बच्चे, इसके लिए छोटा सा हम ग्राफ जो कि हम हमेशा से ही बनाते आते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, हम कह रहे हैं ये क्या है? एनर्जी है, ठीक है? ये हमारी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ये मेरे है रिएक्टेंट, मीन्स ये क्या है? रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है? और मैं इसको लिख देती हूँ ER, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? यहाँ पे हमने बात कर ली, ये है EP यानी कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए क्या हुआ? हम कहते हैं कि कुछ एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है? हमने कहा कि अगर इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में चेंज होना है, देखिए दो तरीके के ग्राफ हो सकते हैं। एक ये, अगर आप इसमें देखेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है? देखिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम थी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। देख लीजिए यहाँ से पता चल रही है कि ज़्यादा है। इसका मतलब रिएक्टेंट ने एनर्जी को क्या किया होगा? एब्जॉर्ब किया होगा, तभी प्रोडक्ट बने होंगे। मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए है? दिस इज फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर हम एक ग्राफ और ड्रॉ कर दें जिसमें हम ये शो कर रहे हैं दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है? ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है? कम है। उस कंडीशन में क्या हुई होगी? रिएक्टेंट से एनर्जी रिलीज हुई होगी, तभी जाकर प्रोडक्ट बने होंगे। तो ये रिएक्शन कैसी हुई? एक्सोथर्मिक हुई। तो ये और ये कैसी रिएक्शन है? एंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। तो मुझे देखिए इनको अगर यहाँ तक पहुँचना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? ये जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है, इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये जो बैरियर है बच्चे, एनर्जी बैरियर, इस बैरियर को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ठीक है? और इसको क्या बोला? एक्टिवेशन एनर्जी। मीन्स मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी तो है लेकिन इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो क्या करें? इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके यहाँ प्रोडक्ट बना लें। समझ में आ रही है? इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके क्या बना लें? प्रोडक्ट बना लें, तभी जाकर क्या बन सकती है? रिएक्शन हो सकती है। अब देखिए हम कुछ टर्म्स यहाँ पर पढ़ते हैं। एक तो हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। किसकी बात करते हैं? व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं इधर लिख देती हूँ साथ साथ में टर्म्स की। व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बच्चे क्या होती है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए ताकि वो किस में चेंज हो जाए? प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ET यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना? व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? इट इज द minimum amount of energy which is possessed by reactant molecule so that
it can convert into प्रोडक्ट। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इसको क्या करना है, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है। एक बार यहाँ पर रिएक्टेंट पहुँच गया तो यहाँ से तो बहुत आसानी से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होता रहेगा। इस स्टेट को हम बोलते हैं नीचे ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। जैसे ही रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचे और फिर वो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं। अब आप इतना समझ सकते हैं कि अगर इस रिएक्शन में यहाँ पर मेरे पास 10,000 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन उन 10,000 मॉलिक्यूल में देखिए ये इतनी जो एनर्जी है ना बच्चे, ये वाली, ये तो किसकी एनर्जी है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मतलब कुछ एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल खुद भी पोजेस करके रखते हैं। और अगर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या करूँ? अगर मैं इस पूरी एनर्जी में से क्या माइनस कर दूँ बेटा? ये एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर दूँ? माइनस कर दूँ। ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल जाएगा? ET माइनस EA, है ना, सॉरी, ET माइनस ER। अगर मैं ये निकाल दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। मीन्स व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई? वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमने किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी है। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्या हुई एक्टिवेशन एनर्जी? दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी which must be provided to the reactant molecule so that it can cross this energy barrier and change into the product, that is called activation energy. तो activation क्या energy क्या हुई? The extra energy कौन, किसको छोड़ के? एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है उसको छोड़ के, ठीक है ना। द एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड टू reactant molecule to convert into product is called activation energy। या सिंपल टर्म में दिखाना चाहें कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या? अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी में से एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को अगर आप माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। तो बच्चे पहला बैरियर ये हुआ कि दोज मॉलिक्यूल विच कैन क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर कैन फॉर्म द प्रोडक्ट। अगर मैं इमेजिन करूँ कि मेरे पास बच्चे यहाँ पर 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, समझ में आ रही है। लेकिन इन 1000 मॉलिक्यूल में हमें ये बात तो मालूम है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की बहुत कम होती है, कुछ की इंटरमीडिएट होती है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे हम बात करें इन 1000 मॉलिक्यूल्स में से मैं कह रही हूँ कि ओनली 300 मॉलिक्यूल्स हैव दिस एक्टिवेशन एनर्जी, कैन क्रॉस दिस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। मीन्स 1000 में से सिर्फ 300 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप देखेंगे 1000 में से सिर्फ 300 मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? बहुत ज़्यादा स्लो होगी। अगर किसी तरीके से मैं इनको डबल कर दूँ, मैं इनको ट्रिपल कर दूँ, इनको इन मॉलिक्यूल को जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या कि कैटलिस्ट हम लेते हैं जो इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है। इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। ये बातें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि जितने मॉलिक्यूल्स ये एनर्जी पोजेस करेंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो उसके लिए पहला बैरियर जो है वो एनर्जी बैरियर, कि मॉलिक्यूल के पास क्या होनी चाहिए? एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो किसमें चेंज हो जाए? प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स के पास ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करने की एनर्जी है, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी उनके पास है, दे कैन क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर एंड कैन फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा बैरियर भी उन्हें क्रॉस करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड ओरिएंटेशन बैरियर। मीन्स ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल्स की क्या होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए। मान लिया मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर ये आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिएंटेशन। देखिए इन मॉलिक्यूल को ऐसे कोलाइड करें तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल ऐसे कोलाइड करेंगे तो प्रॉपर, ऐसे आया इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। मीन्स मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन जब तक प्रॉपर ही नहीं होगी, बेशक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी भी हो तभी भी वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल 2NO2
लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ N2O4, है ना। NO2 N2O4 की फॉर्मेशन करता है। हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, हमने कहा ये NO, सिमिलरली अनदर NO। देखिए बच्चे, जब ये मॉलिक्यूल्स ऐसे कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करेंगे, क्या करेंगे, हेड ऑन कोलिजन करेंगे, तब हमारे पास क्या होगा, N2O4 की फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर क्या बन गया, ये हमारा N ऑक्सीजन मीन्स किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ N2O4, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। किस चीज की फॉर्मेशन हो गई है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है। क्यों, क्योंकि इनका जो कोलिजन था बच्चे वो कैसा था, इफेक्टिव कोलिजन था, वो कैसा था, प्रॉपर कोलिजन था, और ओरिएंटेशन क्या थी, प्रॉपर थी। ओरिएंटेशन इज प्रॉपर, ठीक है। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर है तो कोलिजन भी इफेक्टिव होगा, अगर कोलिजन इफेक्टिव होगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें भाई NO2, लेकिन यहाँ से जो NO2 आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, दिस इज ONO, मीन्स ये इसके साथ कोलाइड करेगा। और देखिए बच्चे, ये जो आप बोल सकते हो ओरिएंटेशन है वो इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, बट रिबाउंस बैक, वापस चले जाएंगे। मीन्स यहाँ पर नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मीन्स कोलिजन्स होने से कुछ नहीं होता। कोलिजन्स पहली बात इफेक्टिव होने चाहिए, और इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, वन इज एनर्जी बैरियर, अनदर वन इज द ओरिएंटेशन बैरियर। मॉलिक्यूल के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, एंड सेकंड वन, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। और अगर हेड ऑन कोलिजन होगा, दिस विल रिजल्ट इनटू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन में, यानी कि कोलिजन थ्योरी जो बचे, उसका बेसिस क्या हुआ, मीन्स वो हमें क्या कह रही है। अब चाहे तो मैं एक और यहाँ पे आपको एग्जांपल ले सकती हूँ, नॉर्मल एग्जांपल देख लीजिए। हम बात करते हैं RX एल्काइल हैलाइड, एग्जांपल ले लीजिए कोई भी, CH3OH, CH3Br, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसी न्यूक्लियोफाइल OH के साथ, ठीक है। हमें ये बात मालूम है कि यहाँ से एल्कोहल्स बन जाते हैं और हैलोजन्स निकल जाते हैं, Br नेगेटिव, ठीक है। वाटर के साथ होगा तो यहाँ से HBr निकल जाएगा, अगर ये KOH होगा तो KBr निकल जाएगा, किसी के साथ भी। मीन्स दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर। मैं सिर्फ आपको ओरिएंटेशन का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखिए बच्चे, अगर आप इसको 3 डायमेंशनली ड्रॉ करते हैं तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। आप चाहें तो ऐसे शो कर सकते हैं इनको, बॉन्ड्स को, ठीक है, 3D में शो करते हैं कि ये पेज पे है, ये टुवर्ड द व्यूअर है, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है। देखिए बच्चे, OH नेगेटिव में आना है। एक बात हमें मालूम है कि जो OH है वो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज, Br जो होते हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर ये OH नेगेटिव यहाँ से आएगा, मीन्स फ्रंट साइड से अटैक करेगा, तो बच्चे यहाँ पर नो प्रोडक्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि OH का जो अटैक है, इसकी जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि Br बड़ा मॉलिक्यूल है, नेगेटिवली चार्ज है, OH नेगेटिव भी नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल्शन होगा, मॉलिक्यूल आएगा, टकराएगा और रिबाउंस बैक हो जाएगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल बच्चे बैक साइड से अटैक करे, यहाँ पर छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हुए हैं और उसके साथ साथ ये जो हाइड्रोजन है वो इसको स्टीरिक हिंड्रेंस भी कोज नहीं कर रहे हैं, इसको कोई आप ये बोल सकते हैं इसके सामने कोई बाधा नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन अब क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये वाली इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन थी। तो बच्चे अगर ये बैक साइड अटैक करेगा तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ दैट इज प्रोडक्ट टेक प्लेस, और फाइनली ये आएगा और यहाँ से निकल जाएगा कौन है, Br नेगेटिव। मीन्स ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिएंटेशन डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो अगर हम सम अप करके कहें कि कोलिजन थ्योरी हमें क्या बताती है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी, ठीक है। पहली बात, वी स्टेट दैट फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन देयर मस्ट बी कोलिजन। पहली बात, देयर मस्ट बी collisions between a reacting molecule, ठीक है। पहली बात, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होना जरूरी है।
सेकंड, जो कोलिजन्स हैं शुड बी इफेक्टिव, शुड बी इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन ही प्रोडक्ट बनाएंगे, तो फायदा उन्हीं कोलिजन का होगा जो इफेक्टिव होंगे। एंड थर्ड वन, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स ओरिएंटेशन should be proper, should be proper, and molecules must possess energy to cross energy barrier, to cross energy barrier। ठीक है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए और मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होनी चाहिए क्या करने के लिए, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, तभी जाकर हमारा क्या हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। ये सिंपल बेसिस था इस चीज़ का, दैट इज हमारी जो कोलिजन थ्योरी है वो इतनी बातें हमें बोलती हैं। अगर हम बात करें रेट की, ये कहती है कि अगर हमें किसी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है तो ये कहती है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन या फ्रैक्शंस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। इनकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज ऑन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था किसका, दैट इज कोलिजन थ्योरी का। इसको थोड़ा सा और करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं, अपने हाथ के नीचे नोट्स बना लिए, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलता है क्योंकि नोट्स खुद से बनाए हुए हमेशा याद रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर। देखिए बच्चे, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट की टर्म्स में पढ़ा जाता है। वैसे तो अगर हम बात करें, हम हमेशा से ये बात करते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट कांस्टेंट के, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट के भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है रेट क्या है, इट इज इक्वल टू के ए की पावर कुछ भी एन, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ भी हो। मीन्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ये माना जाता है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगे। बट एक्चुअली में टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मीन्स अगर रेट बढ़ रही है तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट के की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट कांस्टेंट के ऑल्सो इंक्रीज। तो इसी चीज को हम किस टर्म में समझते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो बच्चे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, ये एक रेशियो है किसकी, रेट कांस्टेंट की एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट एट आप बोल सकते हो T डिग्री सेल्सियस प्लस 10, ठीक है ना, T डिग्री सेल्सियस प्लस 10 एंड रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। मीन्स किसी भी टेम्परेचर T और टेम्परेचर T को 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो कि रेशियो है, किसकी रेशियो है, रेट कांस्टेंट K की एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर और एट टेम्परेचर T पर। मीन्स यूजुअली, यानी कि अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, ये कहा जाता है कि किसी भी रिएक्शन का 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। समझ में आ रही बात हम क्या बोल रहे हैं, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, अगर रिएक्शन 0 पर हो रही है 10 कर दीजिए तो 10 डिग्री इंक्रीज किया, 10 से 20 कर दीजिए 10 डिग्री इंक्रीज किया, तो किसी भी 10 डिग्री राइज करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। बेटा ऐसा नहीं है कि सब रिएक्शन के लिए ऐसा होता है, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ऑन इंक्रीजिंग 10 डिग्री टेम्परेचर rate of reaction becomes approximately doubles, approximately doubles। कभी कभी 2 से ज़्यादा भी रेट को देखा गया है,
तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि अगर मैं इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट को n बोल दूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि n की वैल्यू 2 या 3 हो सकती है, मतलब 2 या 3 या इनके बीच की कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द 10 डिग्री टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स अप्रोक्सीमेटली डबल, और क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट पे भी डिपेंड करती है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट भी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, बेटा N2O5 का जो डिकम्पोजिशन है, अगर उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर स्टडी किया गया, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये अप्रोक्सीमेटली 12 डेज लेता है। कितने डेज लेता है, 12 डेज। अगर इस रिएक्शन को 25 डिग्री सेल्सियस पर कैरिड आउट किया जाता है तो ये रिएक्शन बेटा 5 आवर्स में हो जाती है, ठीक है ना। कितने घंटे में, 5 आवर्स में। और अगर इसी रिएक्शन को 50 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है तो यही रिएक्शन 10-12 मिनट के अंदर हो जाती है, ठीक है ना। यही रिएक्शन कितने में, 10-12 मिनट के अंदर हो जाती है। अप्रोक्सीमेट सा आइडिया है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन आप देख सकते हो कितना फास्ट हो जाता है। मीन्स एक रिएक्शन जो 12 दिनों में हो रही थी, 12 या 15 दिनों में हो रही थी, वो रिएक्शन 10-12 मिनट में हो रही है। तो इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, मतलब हमेशा डबल नहीं होती, बट अप्रोक्सीमेट आइडिया रह जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डबल कंसीडर की जाती है, कि n की वैल्यू 2 या 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो वैसे आप कॉमन सा आइडिया ये लगा सकते हैं कि अगर आपने 10 से टेम्परेचर 20 किया, अगर किसी रिएक्शन की रेट y है, ठीक है ना, मान लिया कोई जो रिएक्शन है उसकी रेट क्या है, y है, और आपका जो टेम्परेचर है वो क्या है, T है, और आपने इस टेम्परेचर को क्या कर दिया, 10 प्लस T यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो ये जो रेट है एक्चुअली में ये क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी। फिर से 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, 4y हो जाएगी। फिर से इंक्रीज कर दिया तो ये 8y हो जाएगी, है ना, डबल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाती है, डबल हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग द 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये हमें जनरल सा आइडिया देता है किस चीज़ के बारे में, कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन क्या करती है, डबल हो जाती है रिएक्शन को। और इसी चीज़ को हम फर्दर अभी एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले मैं एक छोटी सी टर्म और यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। देखिए अगर टेम्परेचर की बात करें, एक बात और लिख सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ कोलिजन या कोलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती है, लेकिन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करती है। देखिए इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या देखा गया कि जब आप किसी भी रिएक्शन का 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करते हैं तो ये देखा गया बच्चे कि कोई भी जो रिएक्शन थी उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी सिर्फ 3% इंक्रीज करते थे। अगर 3% इंक्रीज करती थी तो रेट भी सिर्फ 3% ही इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन रेट तो लगभग क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, ऑब्वियस है। लेकिन ये देखा गया कि नंबर ऑफ कोलिजन सिर्फ क्या है, 3% इंक्रीज हो रहे हैं, तो रेट भी थोड़ी कम इंक्रीज होनी चाहिए थी। लेकिन लेटर ऑन ये पाया गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ते हैं, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो दोनों ही फैक्टर आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हम एक ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं जो कि हमें ये बताएगा कि क्यों टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन लगभग दुगनी हो जाती है। इसके लिए वैसे तो हम इसको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, ठीक है ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमैन मैक्सवेल ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो मुझे मैक्सवेल ने क्या किया, यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया, किसके बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल या एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो मुझे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि कुछ इस तरीके का ग्राफ ओपन हो रहा था, कुछ इस तरीके का
कुछ इस तरीके का ग्राफ जो है वो ऑब्टेन हो रहा था जब उन्होंने क्या किया, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, अब मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ कि ये 0 है, ये 50 है, ये 100 है, ये मान लिया 150 है, ये 200 है, ये 250 है और ये 300 है। ठीक है, दिस इज द एनर्जी इन जूल्स। अब हमने ये कहा कि ये जो एनर्जी है ये 250 जूल या किलो जूल जिसमें भी आप लेना चाहें, ये एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी। ये एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स अगर मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होगी 250 किलो जूल, सिर्फ वही मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी एनर्जी बहुत कम थी, सिर्फ थोड़े से मॉलिक्यूल ऐसे थे जो इस एरिया में लाई करते थे जिनकी एनर्जी बहुत कम थी। ठीक है, उसी तरीके से आप देख रहे हो बहुत थोड़े से ऐसे मॉलिक्यूल हैं, थोड़े से कितने मॉलिक्यूल जो सिर्फ इस एरिया में लाई करते हैं। इस एरिया को मैं ए, बी, सी और डी बोल देती हूँ। ठीक है ना, बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी या बहुत थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी क्या है, कम है। आप देख रहे हैं मोस्टली जो मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी इस एरिया में लाई करती है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हाईएस्ट पीक होती है इस पीक को हम बोल देते हैं दैट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एनर्जी पोजेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसको हमने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। बेटा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है दैट इज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी मैक्सिमम है, ये एनर्जी तो मैक्सिमम है नहीं, मैक्सिमम तो इधर है, एनर्जी तो ये 150 kg है, लेकिन ये एनर्जी मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। अगर मैं वापस कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर 1000 मॉलिक्यूल हैं, उनमें से मैं कह रही हूँ कि 700 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ये है, तो इसका मतलब ये क्या हुई, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, एनर्जी पोजेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल। और एक्चुअली में ये भी है क्या, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल है ना, कि कितने फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल ये एनर्जी पोजेस करते हैं। तो व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय मोस्ट fraction of the molecule यानी कि मोस्टली मॉलिक्यूल जो एनर्जी पोजेस करते हैं उसको मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल बनाए गए, देखिए इन एनर्जी के पास बेशक इतनी एनर्जी है, इतने सारे फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल के पास, बहुत सारे मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि 1000 में से हमने कहा कि सिर्फ 300 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि एक्टिवेशन एनर्जी पोजेस करते हैं। प्रोडक्ट तो सिर्फ कितने बनाएंगे, 300। सिमिलरली बेशक यहाँ पे मैंने कहा 700 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी इतनी है, लेकिन बनाएगा तो प्रोडक्ट कौन, सिर्फ वो जिनकी एनर्जी 250 किलो जूल या जूल से क्या है बच्चे ज़्यादा है। तो इस एरिया में अगर 1000 में से सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितने, 200, क्योंकि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी प्रोसेस कर रहे हैं, सिर्फ कितने, 200 मॉलिक्यूल ही इतनी एनर्जी प्रोसेस कर रहे हैं। पता नहीं समझ में। अब बच्चे इसी ग्राफ को क्या किया गया, एक अलग टेम्परेचर पर बनाया गया, ये टेम्परेचर है T, एक दूसरा टेम्परेचर लिया गया T+10, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये देखा गया मुझे, ये जो ग्राफ था ये थोड़ा सा फ्लैट हो गया, नीचे की तरफ चला गया, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, ठीक है, ये क्या हुआ, फ्लैट हो गया। और अगर आप देख पा रहे हैं ये वाला जो ग्राफ है ये कितने पर है, T+10 डिग्री पर, ये वाला जो ग्राफ है वो कितने पर है, T पर, ये वाला ग्राफ किस पर है, T पर। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज किया तो इस एरिया में और बहुत सारे मॉलिक्यूल एंटर हो गए। अगर देखिए ये एरिया, इस एरिया को हम बोल देते हैं BCEF। तो अब ये जो BCEF एरिया है इसमें अप्रोक्सीमेटली
ADCB इस एरिया से लगभग डबल मॉलिक्यूल हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन की बात करें, यहाँ पर 200, यहाँ पर 200, पहले 200 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना रहे थे, अब कितने 400 बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल हो गए हैं, क्या करने वाले, इफेक्टिव कोलिजन करने वाले, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये मैक्सवेल की जो थ्योरी थी या मैक्सवेल जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स थी, ये एक्सप्लेन करती थी कि क्यों टेम्परेचर के 10 डिग्री राइज करने से रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाती है, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू लगभग डबल क्यों हो जाती है, क्यों, क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग या पोजेसिंग इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, इस ग्राफ को देखकर हमें दो चीजें और नोट करनी है, क्या, एक तो यहाँ पे हम बात करें, ये हो गई हमारी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चे, इस ग्राफ से हमें दो चीजें और पता चलती हैं, वो क्या, देखिए जब आपने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, ये कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो रही है मुझे, डिक्रीज हो रहा है। तो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज। तो पहली बात दैट इज फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज। देखिए पहले इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, अब इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी को कर रहे हैं। दूसरी बात क्या होगी बच्चे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर T पर मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 150, और अब कितनी है, 200। मीन्स दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चे दिस वाज एक्सप्लेन बाय मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, आप एनर्जी बोल सकते हैं या एनर्जी कर्व्स बोल सकते हैं। ये हमें एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों टेम्परेचर के 10 डिग्री राइज करने से इस तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगभग डबल हो जाते हैं, पोजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दिस वाज द जनरल कॉन्सेप्ट। बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अर्हेनियस इक्वेशन हमें हेल्प करती है क्या डिराइव करने के लिए, रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या क्वांटिटेटिव रिलेशन है बिटवीन के एंड टेम्परेचर T, और किस तरीके से आप इन दोनों को डिराइव कर सकते हैं या एक्टिवेशन एनर्जी डिराइव कर सकते हैं, एंड मैनी मोर। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम एक रिलेशनशिप भी डिराइव करेंगे, जहाँ पर हम ये देखेंगे ये जो हमारी कोलिजन थ्योरी है और जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपस में किस तरीके से कुछ मैच करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लिमिटेशन भी थी इस थ्योरी की, वो क्या कि इन्होंने सिर्फ मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर कंसीडर करके रिएक्शन की, ठीक है ना, बाकी अदर जो फैक्टर्स थे उनको इन्होंने कंसीडर नहीं किया था। लेकिन फिर भी लेटर ऑन अनदर थ्योरी आई थी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जो कि फर्दर एक्सप्लेन करती थी इस चीज़ को, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ कोलिजन थ्योरी ही पढ़नी है। तो बच्चे वैसे तो कोलिजन थ्योरी को अभी रिसेंटली आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन प्लीज़ मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये मत सोच के चलिए कि हमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। नेक्स्ट ईयर फिर से ये सब सब्जेक्ट सारा का सारा सिलेबस ऐड हो जाना है, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज़ डू दिस केयरफुली, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं, दैट इज अर्हेनियस इक्वेशन। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।